नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मुलाकातों का दौर, जिम्मेदारों पर गौर। किसी दार्शनिक ने कहा है कि प्रोत्साहन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। प्रोत्साहन न मिलने पर व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाता है और या तो वो परिवार या संगठन या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा है वहाँ से वो किनारा कशी कर लेता है। बीजेपी की चुनौती अब ये है कि एक दौर वो था जब वो विपक्ष की पार्टी होती थी, लोग कम होते थे, जाने पहचाने होते थे, आजमाए हुए होते थे और चुनना बड़ा आसान होता था कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया जाए, इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, इन्हें ये दायित्व दिया जाए, उन्हें वो दायित्व दिया जाए। लेकिन अब 10 करोड़ से ज़्यादा ठाठे मारता हुआ समंदर है और सफलता का भी एक अच्छा खासा दौर है। इसके बीच में भीड़ बढ़ गई है, चुनने वाले जो बहुत ही माहिर होते थे वो कम हो गए हैं और इनमें से किसे चुना जाए जो वाकई काबिल हो और संस्थान को भी आगे बढ़ाए और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी ध्यान केंद्रित रखे। बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। आज इसी पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। खानदान फिल्म का ये गाना बीजेपी पर सटीक बैठता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात का फोटो एक दिन पुराना है, लेकिन शनिवार को छोटी टोली की बैठक के नाम पर सीएम हाउस में फिर 9 नेता एक साथ बैठे, जिनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा। फोटो बता रहा है कि मंथन गहरा हुआ। इसे देखकर यही लग रहा है कि पार्टी कुछ बड़ी तैयारी में है। इस बीच राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, हेमंत खंडेलवाल का कैलाश के निवास पर लंच भी हुआ। इतना ही नहीं, शाम होते होते फिर कैलाश बीजेपी दफ्तर आकर खंडेलवाल से मिले। एक दिन में कई मुलाकातें। कहा यह जा रहा है कि समन्वय और निगम मंडल नियुक्तियों पर बात हुई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं जिम्मेदारों को मौका मिलेगा। निगम मंडल की नियुक्तियां भी जल्द अब दिखाई देगी, चूंकि आप लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। हर काम निश्चित समय में हो जाएगा। बीजेपी में इन मुलाकातों के अलावा आत्मनिर्भर भारत, एक राष्ट्र एक चुनाव संगोष्ठी भी हुई। बीजेपी में चल रहे मुलाकातों के दौर पर कांग्रेस तंज कस रही है। ये जो बीजेपी जो 50 साल से जो कांग्रेस के भी गए हैं, ये भी एक द्वंद चल रहा है कि जो लोग गए कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। इसीलिए मैं नहीं समझता कि सब चीज़ सामान्य है, क्योंकि जब पितृपक्ष खत्म हो रहा है, नवरात्रि आ रही है, तो जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं उन लोगों ने दबाव बनाया। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो समय समय पर चीजों का रिव्यू करती रहती है। यही ताकत बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग करती है। लेकिन जब मुलाकातें ज्यादा हों तो इसके मायने भी गहरे हो जाते हैं। तो आपने देखा कि मुलाकातों का दौर, और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मनुष्य का अहंकार एफिल टावर से भी ऊंचा होता है और अहंकार सबके पास होता है। सड़क पर याचना करते हुए एक भिक्षुक के पास भी होता है, भले ही उसके चेहरे पर दीनता के भाव होते हैं, लेकिन अगर आपने उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी नहीं की तो आपका दिया हुआ सिक्का या नोट वो रख तो लेता है, लेकिन बड़बड़ाते हुए कहता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, हालत ये है। तो अहंकार से कोई अछूता नहीं है और राजनीतिक दल भी आपकी हमारी तरह मनुष्यों की पार्टी हैं। तो इस तरह की समन्वय बैठकें सबसे महत्वपूर्ण जो काम करती हैं वो है कि प्रेशर कुकर बनकर अहंकार के इस गुबार को निकाल देती है। कहीं मतभिन्नता है और वो मतभिन्नता अहंकार या अनमनेपन की तरफ चली गई है तो उसे दुरुस्त कर देती है। और कांग्रेस में ये थोड़े दूसरे अंदाज में चली जाती है, आंदोलन की पार्टी है। अरे कैसे नहीं मिलेंगे, प्रभारी जी क्या समझ रहे हैं। खैर, ये दो पार्टियों का फर्क है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या बीजेपी में मुलाकातों का दौर
किसी बड़े चेंज की तरफ संकेत कर रहा है, यानी संगठनात्मक नियुक्तियां और तमाम जो चीज़ें अब होने वाली हैं कार्यकारिणी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़े ज़िलों की कार्यकारिणी रेडी है लेकिन कुछ उलझने हैं। क्या बैठकें निगम मंडल में नियुक्तियों पर सहमति बनाने की एक कवायद है? क्योंकि सारे दिग्गज थे, आपने देखा, दोनों डिप्टी सीएम, 3 कैबिनेट मिनिस्टर। बैठकें समन्वय बेहतर बनाने की कोशिश या 2028 की तैयारी पर मंथन, ये हमारे सवाल हैं। चलिए अब मेहमानों की तरफ से चलते हैं। बड़ा दुर्लभ संयोग है कि आज सभी अतिथि हमारे साथ स्टूडियो में हैं। नहीं तो तकनीक के इस दौर में वैसे तो पूरी दुनिया एक हो गई है, लेकिन दूरियां बढ़ भी रही हैं। आशीष शर्मा जी हैं, सीनियर बीजेपी लीडर और विधायक, वरिष्ठ विधायक, उनका स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, युवा नेता, प्रवक्ता, उनका इस्तकबाल है। संदीप पौराणिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका स्वागत है। और मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, बैठक में सारे महत्वपूर्ण लोग थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्य सचेतक राकेश सिंह जी और संगठन में पूर्व महामंत्री का दायित्व निभा चुके कैलाश विजयवर्गीय जी, दोनों उप मुख्यमंत्री। यानी कहीं ना कहीं समन्वय की एक कवायद कि जितने वरिष्ठ जी लोग हैं, ये सारे वरिष्ठ जी आपस में समन्वय से चलें, उनकी इच्छा और उनकी सोच और दृष्टि को उचित स्थान मिले और कहीं भी कोई बर्तन खटके नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शरद जी। और कई बार राजनीति में समय काल परिस्थिति का बड़ा महत्व हो जाता है। और आप देखिए, इत्तेफाक है कि अमित शाह जी से मुलाकात होती है कैलाश जी की दूसरे ही दिन, हालांकि पहले से तय था क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ये तो और छोटी टोली की बैठक हाँ, है तो। लेकिन छोटी टोली की बैठक भी बीच में हो गई। बीच में होना ही कुछ वो कहता है कि जो आप कह रहे हैं कि यदि कहीं कुछ बर्तन खनक भी रहे तो उनको ठीक कर लेना चाहिए। दिन भर जो मैं देख रहा था आज घटनाक्रम बहुत अलग तरह का था। ऐसा अमूमन बहुत कम दिखाई देता है कि बार बार बैठ के, और शायद जब हम आप और हम बात कर रहे हैं तो फिर एक बैठक की तैयारी है, तो फिर भी एक बैठक। तो बैठक जब ज़्यादा होती है तो फिर उसके गहरे मायने राजनीति में होते हैं। लेकिन बीजेपी के पास यही ताकत है कि बैठने का जज्बा है। जब बैठते हैं तो संवाद होता है, संवाद होता है तो चीज़ें हल हो जाती है। और शायद ये उसी तरफ चीज़ें हैं। एक चीज़ और थी, हेमंत खंडेलवाल जी को हम पूरा नहीं सुना पाए। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में के कल्चर में यही फ़र्क है कि हम बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बैठना तो पड़ा है और बैठे हैं तो कुछ चीज़ें, चाहे वो समन्वय की है, कोऑर्डिनेशन ठीक करना है। और निगम मंडल को लेकर जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिलों की जो कार्यकारिणी है वो उस तरह घोषित नहीं हो रही। रोज एक नया जिला आता फिर घोषित होता, तो मतलब इतना लंबा काम बीजेपी के भीतर दिखाई नहीं देता था। तो कुछ तो है गड़बड़। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति भी घोषित होना है, फिर निगम मंडलों की नियुक्ति भी होना है। तो मुझे लगता है चुनौती इस समय बीजेपी के सामने बड़ी है। जैसा आप भी कह रहे थे, जब कुनबा बड़ा हो जाता है तो चुनौतियां बढ़ जाती है। पर ये मानकर चलिएगा कि आज की बैठकों के मायने बड़े गहरे हैं। हाँ संदीप जी, एक छोटा कमेंट आपका, किस तरह देखते हैं आप एक तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक? और मुझे लगता है कि सबकी राय, कार्यकारिणी, निगम मंडल, एल्डरमैन कि जिससे कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि अब आपको जो जिसको कहा जाता है कि एक पीरियड हो चुका, अब आपको गंभीरता से मोर्चे पर उतरना, क्योंकि पता नहीं चलेगा, 2 साल ऑलरेडी हो गए हैं, कब आप चुनाव के मुहाने पर खड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। शरद जी, ये समय जो है ये सवाल खड़े कर रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि फेरबदल की संभावना या नियुक्तियों की बात, क्योंकि आज जो पितृपक्ष के दौरान कोई बैठक करते हैं, नवरात्र करीब होती है, तो ये संकेत मिलने लगते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आपको कार्यकारिणी की गठन करना है, जैसे जिला स्तर की बात की आपने, प्रदेश कार्यकारिणी के। इसमें आप एक चीज़ और देखिए शरद जी कि जो बड़े इलाके हैं, आप निमाड़ मालवा के कुछ नेता, महाकौशल के कुछ नेता, विंध्य के एक नेता, मध्य के नेता के तौर पर स्वयं अध्यक्ष जी, और बुंदेलखंड का कोई नेता नहीं। ये बता रहा है कि प्रहलाद पटेल जी को मान सकते हैं वैसे? वो महाकौशल के सर, क्योंकि वो वहीं से विधायक हैं। अब पहले थे वो बुंदेलखंड के, की अच्छी उनकी हाँ रहे, लेकिन वो तो वो एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन क्षेत्रों की जो बड़े क्षेत्र हैं या बड़े जिले हैं, वहाँ की कार्यकारिणी को लेकर कुछ चल रहा है? क्योंकि इंदौर, निमाड़ मालवा की जो हम बात करें, कैलाश जी हैं, देवड़ा जी हैं, स्वयं मुख्यमंत्री हैं, मध्य से अध्यक्ष जी हैं, तमाम लोग जो हैं, तो ये लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं समन्वय बेहतर नहीं हो पाया है, इसलिए ये बैठक करनी पड़ी है। और आने वाले समय में इस बैठक के नतीजे भी हम लोग को देखने मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर आपने ये महत्वपूर्ण बात की है कि नवरात्रि के ठीक पहले इस बैठक के मायने हैं कि कुछ बड़े निर्णय
जो प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े हो सकते हैं, जो निगम मंडल से जुड़े हो सकते हैं, और जो सांगठनिक स्तर पर कुछ चीज़ें हैं कि ये छूट गया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमने पहले भी आग्रह किया, उन तमाम बातों को इस मंच पर, क्योंकि शिव प्रकाश जी की मौजूदगी बहुत मायने रखती है, वो एक केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर इस बैठक में रहे, तो निश्चित तौर पर कि जब केंद्र से कोई पर्यवेक्षक होता है तो बैठक का रूप और स्वरूप अधिक संयमित और अनुशासित होता है। क्या कहेंगे फिरोज सिद्दीकी साहब? जी देखिए, पहली चीज़ तो हेमंत खंडेलवाल जी के बयान से ही ये शुरू होता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी गड़बड़ियाँ होती हैं हम सब बैठ के उसको मिल बांट के ठीक कर लेते हैं। यानी अंदर ही अंदर बहुत कुछ खदबदा रहा है, उबल रहा है कोई चीज़, और ये ऐसा उबल रहा है कि इसमें ठंडा पानी डालने से काम नहीं चलेगा, इसमें बर्फ़ ही डालना पड़ेगा। और बर्फ़ डालने की अभी स्थितियाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मुकम्मल नहीं हुई। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो हैं सबसे खाटी के नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो इस बैठक से गायब हैं। दूसरा, एक पूरा धड़ा जो है जिसको लेके 2020 में सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इस बैठक से गायब हैं। तो अभी जो ये दो बड़े धड़े हैं जो गायब हैं, और एक जो कांग्रेसियों का गुट जिसको अब सिंधिया जी लीड करते हैं, और जो बहुत भारी, जो 9-10 कैबिनेट मिनिस्टर ही वही हैं, और हर ज़िले में लगभग एक विधायक जो है कांग्रेस से आया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा जो गुट है वो भी अभी माइनस है इसमें। तो भारतीय जनता पार्टी अभी मुकम्मल तौर पर इस स्थिति में नहीं आई है कि वो कार्यकारिणी का गठन कर लेगी, अपने निगम मंडल, एल्डरमैन, इन सब का गठन हो जाएगा। अभी इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना काम है भोजन, बैठक और विश्राम। अब वो तो भाभी भोजन किया, फिर बैठक की, फिर विश्राम किया, फिर कल बैठक हो जाएगी, फिर भोजन हो जाएगा, फिर विश्राम हो जाएगा, लेकिन कहीं पहुँचेंगे नहीं। अगर पहुँच सकती तो 2 साल के अंदर में पहुँच ही जाते। अगर मैं पूछूं सहकारिता के चुनाव तो उन्होंने नहीं कराए 7 साल में। आप बात कर लीजिए, जो तमाम निगम मंडल हैं वो आधे पिछली सरकार में भी खाली रह गए, और इस सरकार में तो अभी भरे ही नहीं है। महिला आयोग पता नहीं कब से गायब है, वो कब अध्यक्ष बना था उसका, ये भी गायब है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी जब तक 2 खाटी के नेता शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों जब तक नहीं आएंगे मैदान में, जब तक भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी। आप देखिए, ग्वालियर चंबल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है आपके पास, जितने चेहरे दिख रहे हैं। और क्या ग्वालियर चंबल को माइनस करके भारतीय जनता पार्टी रह सकती है? नहीं रह सकती। अगर ग्वालियर चंबल में कांग्रेस लीड कर जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे। तो अभी जो है ये मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी ये भोजन, बैठक और विश्राम की ये जो इनकी पुरानी रणनीति है वो चल रही है, और ये खाटी के लोग अपने लाभ ही नहीं सकते, क्योंकि आधे तो कांग्रेसी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो मजबूत स्थिति में है। अगर वो हट जाएं तो भारतीय जनता पार्टी धड़धड़ा के नीचे गिर जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आपका प्रेम अभी तक कम नहीं हुआ, ये देखकर अच्छा लगा कि उनके प्रति आपकी संवेदनाएं झंकृत हैं, जागृत हैं, और आपका चिंतन उनके इर्द गिर्द, जिसे आप लोग बड़े स्नेह से महाराजा साहब कहते रहे, उनके आसपास है। जी आशीष जी। देखिए शरद जी, ये कोई एजेंडे वाली बैठक थी नहीं। हमारे पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन के प्रभारी जी, ये समय समय पर मिलते रहते हैं, और इनके कांग्रेस के प्रभारियों की तरह नहीं है कि महीने 2 महीने में एक आध बार आते हैं और फॉर्मेलिटी करके निकल जाते हैं। किस तरह से इनके संगठन सृजन अभियान में इनके प्रभारियों के सामने कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है, वो किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठों का अपने सहयोगियों के साथ बैठना, सत्ता और संगठन के लोगों के साथ आने वाली परिस्थितियों पर चर्चा करना, आगामी 3 माह की कार्य योजना बनाना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत होता है। और इसी के तहत हमारे सब नेतागण आपस में मिलते हैं। हमारा आपस का सामंजस्य, समन्वय और एक दूसरे की मित्रता बहुत अच्छी है, इसलिए एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में हम चला रहे हैं। अभी कांग्रेस का ऐसा कहना है कि और क्या पाया आपने, तो हमने पाया है तभी इस मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है। लोकसभा की 29 सीटें हमारे पास हैं। चूँकि जिले संगठन में भी अभी गठन की प्रक्रिया चल रही है, प्रदेश संगठन का भी गठन होना है, और आने वाले समय में शासन से जुड़े, प्रशासन से जुड़े कई सारे निर्णय होना है। निगम हो, मंडल हो, आयोग हो, एल्डरमैन हो, इन सब की नियुक्तियाँ होनी है। चूँकि परिवार बड़ा है, और इसलिए आज के इस दौर में कार्यकर्ताओं के बारे में जब उन्हें दायित्व दिया जाता है तो बहुत सारी राय एकत्रित की जाती है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों से चर्चा करके उस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है, तभी परिणाम
अच्छे निकल कर आते हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी नेता साथ में बैठकर इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं, अच्छी सरकार चले, सबका समन्वय बेहतर हो, और आगे और क्या सब अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जितने नेता वहाँ बैठकों में बैठते हैं उनके पास नीचे का फीडबैक भी रहता है, जनता का फीडबैक भी रहता है, वर्तमान जो कसौटियाँ हैं, वर्तमान जो चुनौतियाँ हैं, उनकी जानकारी भी हमारे सब नेताओं मंत्रियों को होती है। इसलिए संगठन के साथ बैठकर संगठन और सत्ता में ठीक से तालमेल हो, जो कर रहे हैं वो संगठन को भी पता हो, और संगठन कैसे नीचे तक पहुंचाएगा ये सरकार को भी पता हो। और मैं मानता हूं कि इसी दिशा में ये बैठकें चल रही है। किसी को कोई कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा होने वाला है मध्य प्रदेश की विकास की, और बड़ी बड़ी योजनाएं और निवेश और ज़्यादा विकास के कामों को मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। यही बड़ा हम करने वाले हैं और इसी पर चिंतन चल रहा है। अब आपने खुद ही उत्तर दे दिया, हम लोग क्या कहें, कुछ बड़ा होने वाला है। ये अपने आप ही स्पष्ट है कि बड़ा सकारात्मक बड़ा होने वाला है। संगठनात्मक नियुक्तियां होने वाली हैं, प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े गठन जिलों में होने हैं, एल्डरमैन निगम मंडल की तरफ जाना है। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ बीजेपी अपने रैंक एंड फाइल को प्रसन्नता का संदेश देने जा रही है, और निश्चित तौर पर यही बड़ा होने वाला है। मनोज, और क्या मुद्दे हो सकते हैं बैठक में, और जिन चीज़ों को लेकर बात होगी, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं का एक आभा मंडल युक्त नेतृत्व है। डॉक्टर मोहन यादव भी 42 साल का राजनीतिक जीवन है उनका, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो 42 इयर्स के करीब उनका राजनीतिक जीवन है, और 62 वर्ष के करीब उनकी आयु है। तो एक बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो, जिनमें विराट कोहली भी आप कह सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी हैं, तमाम लोग हैं। तो एक कहीं समन्वय की एक जमावट भी, कि तमाम जो ये सीनियर लोग हैं इनकी योग्यता का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुनाव में तमाम बिंदुओं पर, और हम आगे बढ़ें तेज़ी से। देखिए, एक बिंदु को और आप समझिएगा कि आज जैसा आत्मनिर्भर भारत की जब बैठक हुई, तो बैठक में 3 महीने के प्रोग्राम तय होगा। ये मैंने अपने बीजेपी के कार्यकाल, मतलब जब से मैं कवर कर रहा हूँ, पहली बार देखा कि 3 महीने के कार्यकाल पूरे हो गए। इसका मतलब यही कि 3 महीने तक अब जो वरिष्ठ नेता है, चूंकि बिहार के चुनाव आना है, सबको वहां लगना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मेरे समझ पाया वहां देखकर कि 3 महीने के कार्यक्रम कैसे घोषित हो सकते। भारतीय जनता पार्टी तो 15 दिन, 1 महीने फिर उसको पखवाड़े में चलाती है, फिर लेकिन एक साथ 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए। मतलब दिसंबर तक अब कोई वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश शायद नहीं आएगा, क्योंकि बिहार की जिम्मेदारी। और उससे पहले जो आप कह रहे हैं, जो चीजें हैं जहां कोऑर्डिनेशन नहीं है, जहां समन्वय का अभाव है, उसको बेहतर करने, मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व यही चाह रहा था। आपने बिल्कुल मर्म छू लिया मनोज। तो यानी बॉटम लाइन संदीप जी एक तय कर ली गई, क्योंकि दिसंबर तक इंतजार रैंक एंड फाइल नहीं करेगी। भाई बिहार आप जाइए, मोहन जी जाएं, प्रचार करेंगे, कैलाश जी भी जा सकते हैं, और बड़े वरिष्ठ नेता राजेंद्र जी भी जा सकते हैं, नरोत्तम जी भी जा सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता को तो परिणाम चाहिए। नवरात्रि आ गई भैया, मैं नारियल फोड़ूं, पूजा कर रहा हूँ, तो घोषणा तो करो भैया, वो हो गया अब है। तो मतलब एक मोटे तौर पे रूपरेखा बन गई, जिसकी अब डिक्लेरेशन, जैसा कह रहे थे आशीष जी कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो आरंभ हो जाएगा नवरात्रि से। स्वाभाविक सी बात है शरद जी, क्योंकि नवरात्र का समय अमूमन ये अच्छा माना जाता है, और कोई भी श्री गणेश जो हम करते हैं अच्छे उसका, तो नवरात्र में, दशहरे के समय, दीपावली पर्व के समय, तो मुझे लगता है कि जो बड़े जिलों की कार्यकारिणी है उनका गठन जल्दी हो जाएगा, और तमाम बड़े जो नेता मौजूद थे उनकी भी उसमें राय ली गई होगी। मैं जो समझ पाता हूँ कि बैठक में क्या हुआ, बैठक का मुझे लगता है मूल उद्देश्य यही रहा। तो वो कार्यकारिणी जब आपका गठन हो जाएगा, तो आपके निगम मंडल की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको निचले स्तर के कार्यकर्ता को पहले संतुष्ट करना है, उसके बाद ऊंचे जो कार्यकर्ता हैं या बड़ी जिम्मेदारी जिनको दी जानी है उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसी समन्वय के लिए ये बैठक बुलाई गई। बिल्कुल ठीक। फिरोज जी, देखिए, अब जो बैठकें बुलाई हैं, अब ये आगे पता चलेगा कि क्या स्थिति है। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में ना विधायक खुश है, ना मंत्री खुश है, ना कार्यकर्ता खुश है, और काम किसी के नहीं हो रहा है। रोज़ जो भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग किस्म के जो बयान आते हैं, जो अनिर्णय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है, वो सामने दिख रही है। कितने साल हो गए इनके चुनाव हुए संगठन के, और कितने दिनों बाद आज भी उस संगठन का काम अधूरा है। इसका मतलब है कि आप निर्णय पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं किसी पे। और ये आज भी विधायक जी अब यही कह रहे हैं कि इस बैठक का कोई एजेंडा नहीं था, कुछ होने वाला है बड़ा। तो यानी अभी जो है ये तय नहीं हुआ है कि होना क्या जा रहा है और किस एम पे बैठक है। और मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि सिंधिया जी और शिवराज जी के बगैर
जब तक उन्हें ये बैठक में शामिल नहीं करेंगे ये अपनी दम से काम कर ले जाएंगे। अभी इसमें ज़रा मुझे शक लगता है, और अगर कर ले गए तो फिर क्या होने वाला है उसका भी आप नतीजा देख लीजिएगा कि होने क्या वाला है। ऐसा ना हो जाए कि 50-60 MLA निकल के बाहर खड़े हो जाए कि भैया अब रहने दो, अब हमारे बस की नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। और जो शर्मा जी हैं ये तो शिवराज जी के बिल्कुल नज़दीक के बाउंड्री से बाउंड्री लगी हुई है, वहाँ के तो ये ज़्यादा बेहतर बता देंगे कि क्या असल स्थिति है। लेकिन अभी भी मैं फिर कहूँगा कि ये जो बैठक थी इसका कोरम अभी पूरा नहीं हुआ। कोरम में अभी 2 लोग और बाकी हैं जो खाटी के नेता हैं और जिनकी दम से भारतीय जनता पार्टी टिकी है मध्य प्रदेश में, वो अभी नहीं थे। तो पहले वो आ जाएं। जब आपका स्तंभ भी मजबूत नहीं है, यानी पेड़ का जो तना होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं, जब तक वही दमदार नहीं रहेगी तो पेड़ कैसे टिकेगा। तो अभी पहले उन 2 को आ जाने दीजिए, और जब वो अपनी सहमति दे देंगे और अपनी लिस्ट, तब आप मान लेंगे कि तना भी मजबूत है, बीजेपी हाँ, भी नहीं, तब हम ये मान लेंगे कि हाँ अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, वरना फिर भोजन बैठक और विश्राम है ये। आप देख लीजिएगा यही होने वाला है। चलिए, लेकिन खुशी को लेकर बड़ा दार्शनिक तत्व है ये खुशी। दुष्यंत जी तो कहते हैं कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। तो खुशी तो किसके पास है, ये सवाल पूछा जाए मुझसे, आपसे, आशीष जी से। खुशी तो बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आशीष जी उत्तर देंगे जो बातें आपने कही है। तो कांग्रेस तो इसी पर अटकी हुई है आशीष जी की 2 मजबूत तने नहीं है जी। कांग्रेस का काम कयास लगाना है, और ये देख देख के इनको मन में आंतरिक संतोष मिलता है, लेकिन अंतिम परिणाम सदैव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं। हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है, चाहे मान्यवर शिवराज सिंह चौहान जी हो, मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितने भी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, और सब सरकार के साथ हैं, संगठन के साथ हैं, और इसी की बदौलत मध्य प्रदेश में हम अच्छा निवेश लेकर आ पा रहे हैं। विकास की कई सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रारंभ की है। अभी हमने 8000 बच्चियों को स्कूटी का वितरण किया है। पुरानी सरकार की समस्त योजनाएं, तीर्थ दर्शन के लिए ट्रेनें मध्य प्रदेश से जा रही हैं, अभी कन्यादान हमने इसके पहले किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता को जिन योजनाओं से संतुष्टि मिलती थी, जिन योजनाओं के कारण जनता प्रसन्न रहती है, उन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यथावत जारी रखे हुए, और नया नया काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार करती जा रही है। इसलिए कांग्रेस को इसी बात का भय है कि कैसे ये सरकार चला पा रहे हैं और कैसे इन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है ये कांग्रेस भी देख रही है। इनका नेतृत्व दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक किस तरह से बयान समाज के विभिन्न वर्गों में खाई पैदा करने वाले दे रहे हैं, ये भी जनता जानती है। हम सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं, और मानकर चलिएगा हमारा संगठन ही हमारी ताकत है, और पूरी सरकार एकजुटता के साथ, संगठन एकजुटता के साथ 2028-2029 की दोनों लड़ाइयाँ मध्य प्रदेश की धरती से जीत के शंखनाद के साथ लेकर निकलेगा। इतना विश्वास मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्त कर सकता हूँ। शुभकामनाएं आपको भी और कांग्रेस को भी। आप दोनों मजबूत रहेंगे, पहलवान अखाड़े में उतरेंगे तो बहुत बेहतर होगा। मनोज, एक कंक्लूडिंग छोटा सा रिमार्क, फिर मैं 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड संदीप जी। जी मुझे लग रहा है कि दीपावली से पहले दीप जलने वाले उन लोगों के घर में जिन्हें लंबा इंतजार है, और लगभग उसकी बहुत सारी चीजें, दिल और दीप दोनों का मामला, कहीं दीप जले कहीं दिल। हाँ बिल्कुल। वो यशोदास का गाना आप सुना रहे तो वो मुझे लग रहा है कि जी, उस तरह ये लता मंगेशकर जी का गाना, लता जी का गाना, वो अलग है जी। कहीं जब दीप जले आना, जब जी हाँ वो दीप जले तब आना। लेकिन मुझे लग रहा है कि दीप और दिल दोनों मिलने वाले, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी पार्टी है, पर उसके प्रयास बहुत तेजी से शुरू हो गए। BL संतोष कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने इसकी भूमिका बना गए थे, और आज वो देखने शिव प्रकाश जी उसके एग्जीक्यूशन की कड़ी लेकर गए। जी संदीप जी। दीप भी जलेंगे, दिल भी जलेगा, और पटाखे भी फूट सकते हैं। बिल्कुल, ये राजनीति का एक मुकम्मल चेहरा है ना, इसके बिना आनंद भी नहीं आता। रॉकेट भी जल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सब तरह की पटाखा आतिशबाजी तो होती है, ये तो होगा ही, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने बड़े सिंबॉलिक तरीके से अपनी बात कही। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत धन्यवाद मनोज। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि अब वो घड़ी आ गई जिसका आप सबको यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इंतज़ार है। वो घड़ी आ गई है, इंतज़ार कीजिए। त्यौहार का ये मौसम आपके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो। निश्चित तौर पर कुछ लाभान्वित होंगे, कुछ प्रतीक्षित होंगे, यही जीवन का क्रम है। और आज नमस्कार।